गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, पहले उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था आपको। क्या होती है कि जब मान लीजिए ये क्या है, ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये मीडियम मान लीजिए डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, और ये क्या है, रेरर मीडियम। जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर जा रही हो, जब कोई लाइट रे किधर से किधर जा रही हो, डेंसर से रेरर जा रही हो, किस एंगल पे? एट एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए वो किससे बड़ी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। मतलब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? डेंसर से रेरर, और किस एंगल पे? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेरर, तो पूरी की पूरी लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये लाइट है, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। अभी लाइट डेंसर से रेरर जा रही है, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये हुआ नॉर्मल रिफ्रैक्शन का केस। अब मान लीजिए ये कोई लाइट है, इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, मतलब आई को बढ़ाते 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 ऐसे जगह ले गए, आई की वैल्यू क्या कर दिए, आई की वैल्यू एक ऐसा कर दिए जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और अगर लाइट रे को इंसिडेंट कराएं किस एंगल पर, कि उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए, इधर रेरर मीडियम और इधर डेंसर मीडियम, तब लाइट रे क्या करती है? इसी केस में जब लाइट रे डेंसर से रेरर जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो पूरा का पूरा लाइट उसी डेंसर मीडियम में वापस लौट जाता है। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होती है, तो बता देंगे। इसके कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या इसका शर्त है? तो इसका शर्त है, पहली बात कि लाइट किधर से किधर जानी चाहिए, डेंसर से रेरर जानी चाहिए, और किस एंगल पे जानी चाहिए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। अगर उस एंगल पर लाइट डेंसर से रेरर जाएगा तब क्या हो जाएगा? TIR होगा। कोई दिक्कत? ये हो गया TIR, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस केस में अपन दो चीज़ देखा था। एक देखा था कि साइन IC बराबर एक फॉर्मूला आया था म्यू आर बाय म्यू डी, जहाँ पे म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, म्यू डी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अगर रेरर मीडियम एयर हो जाए तो इस केस में क्रिटिकल एंगल साइन IC बराबर क्या था फॉर्मूला, 1 बाय म्यू, जहाँ पे 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, म्यू क्या है, उस एयर के रिस्पेक्ट में जो एक और मीडियम है जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मगर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब एक मीडियम एयर होगा, दूसरा मीडियम कुछ और होगा उसके तुलना में। ये कब लगाएंगे? एयर के अलावा कोई भी दो मीडियम हो, उनमें से एक रेरर होगा दूसरा डेंसर होगा, तब ये लगाएंगे। अगर एक भी मीडियम एयर हो गया तब ये लगाएंगे साइन IC बराबर 1 बाय म्यू, नहीं तो ऑलवेज ये लगाएंगे साइन IC बराबर म्यू आर बाय म्यू डी। फिर इस पर अपन ने 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद एक थ्योरी बताई थी आपको, क्या सुनिएगा। हमने बोला था कि मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए एक रिवर है, इस रिवर का डेप्थ मान लीजिए h है, इस रिवर का डेप्थ h है, इसके डेप्थ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट यहाँ से निकलेगी ना, तो रिवर के सरफेस पे कितने दूर तक, कितने रीजन में वो रोशनी करेगा, इस लाइट के कारण रिवर के सरफेस पर कितने दूर तक रोशनी होगी, कितने रीजन तक रोशनी होगी, कितने एरिया तक रोशनी होगी। तो हमने इसका लॉजिक आपको बताया था कि एक लाइट रे को ऐसे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर इंसिडेंट करा दीजिए, ये अनडेविएटेड इसी पाथ पे चला जाएगा। एक लाइट रे को गिराया था कहाँ पे, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I बराबर IC पे, क्रिटिकल एंगल पे। तो इस केस में लाइट क्या होगी, इस सरफेस को घसीटते हुए बाहर आएंगी, और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस I को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देंगे, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस
आई को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए इसके पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, इधर क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। आप ही सोचिए इस लाइट, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ जो लाइट जलेगी तो उस लाइट का रोशनी मैक्सिमम किस एंड तक जाएगा, यहाँ, क्योंकि इसके बाद हल्का भी एंगल बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो लाइट पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो ऊपर वाले सरफेस पे आपको रोशनी नहीं दिखेगी। तो ऐसा इधर भी होगा और सेम ऐसा इधर भी होगा। आई बराबर आई सी पे क्या होगा, सरफेस को घसीटते हुए ये बाहर आएंगी, तो ऐसा ना इस पे एक सर्कुलर सरफेस बन जाएगा, मतलब टॉप सरफेस, रिवर के टॉप सरफेस पे नदी पर एक रीजन बनेगा जो कैसा होगा, सर्कुलर। उस टॉर्च का या उस बल्ब का मात्र सर्कुलर रीजन में रोशनी होगी, उसके अलावा किसी रीजन में रोशनी नहीं होगी। तो इसके लिए अपन क्या निकाला था कि इस सर्कल जो बना ये रीजन, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला अपन ने निकाला था R बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अपन ने निकाला था। कोई दिक्कत? जहाँ पे H क्या है, डेप्थ ऑफ द रिवर, म्यू क्या है, रिवर के पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा कि उस बल्ब के कारण, ये बल्ब यहाँ जल रही है, ये रिवर का सरफेस है, तो सरफेस पे कितने दूर तक रोशनी होगी, तो एक सर्कुलर रीजन में रोशनी होगी, उस सर्कुलर रीजन का रेडियस कितना होगा, R बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अब इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कैसा आता, मैंने आपको थ्योरी की तरह इसको नोट डाल के लिखा दिया था, समझ में आया ना। यहाँ भी रीजन क्या है, यहाँ एप्लीकेशन अपन ने किसका यूज़ किया, TIR का, कि भाई जहाँ तक TIR होगा वहाँ तक तो रोशनी बाहर दिख पाएगा, मगर उसके बाद मैं कहा TIR से पहले, मतलब जहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस होती है, जहाँ पे लाइट घसीटते हुए सरफेस पर बाहर निकलती हैं, उस जगह तक, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक या उस पोजीशंस तक क्या होगी, लाइट आपको सरफेस पर दिखेगा। उससे जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे तो उसके बाद TIR हो जाएगा, बाहर आपको उसका लाइट नहीं दिखेगा। क्लियर है? और आपको क्या बताया था TIR में, हमने बताया था आपको TIR में खास बात क्या होती है, TIR का फुल फॉर्म क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सर रिफ्लेक्शन तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, अंतर क्या है, उस वाले रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटेंसिटी घट जाती थी, मगर जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटेंसिटी लगभग अप्रॉक्सीमेट लगभग 100% इंसिडेंट लाइट के बराबर ही होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो कुछ भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं, थोड़ा बहुत करता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, मतलब 99.99 ऐसा कह सकते हैं, इतना परसेंट इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। तो खास बात क्या है, TIR के ड्यूरिंग जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल लगभग बराबर होती है इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। अब इसको अपन रब करते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए इधर देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस है कि अ लार्ज ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 5/3 ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। कह रहा है एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है जिस पर एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, एक प्लेन सरफेस है जिस पर क्या रखा हुआ है, एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है। मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, कहाँ रखा हुआ है, प्लेन सरफेस पे। अब इसके ऊपर क्या रख दिया, एक ग्लास स्लैब, इसके ऊपर क्या रख दिया, एक ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3, और इस ग्लास स्लैब का थिकनेस, मोटाई कितनी है, तो मोटाई आपको दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब सुनिए, इट इज सीन दैट, यह देखा गया कि लाइट इमर्जेज आउट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द स्लैब फॉर्म अ
सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। सुनिए क्या कह रहा है कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट का पॉइंट सोर्स एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक ग्लास स्लैब को रख दिया, जिस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उस ग्लास स्लैब की थिकनेस भी दे रखी है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आगे कि यह देखा गया कि ये जो पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो ग्लास स्लैब के टॉप सरफेस पे कैसा रीजन क्रिएट कर रही है, कैसा रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, सर्कुलर रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके रीजन का, मतलब यहाँ जो लाइट जल रही है और ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है, तो इस लाइट का इस ग्लास स्लैब के टॉप सरफेस पर कैसा रीजन दिख रहा है, जिसमें रोशनी दिख रही है वो सर्कुलर रीजन दिख रहा है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। इट इज सीन दैट लाइट इमर्जेज आउट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द स्लैब फॉर्म अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस r। कह रहा है वो पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकल रही है, कहाँ से, स्लैब के टॉप सरफेस से, वो कैसा बना रही है एरिया, सर्कुलर एरिया बनाती हुई वो लाइट बाहर निकल रही है, जिस सर्कल का रेडियस कितना है r। तो आपसे पूछा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इस चीज़ की थ्योरी तो अभी अपन ने पढ़ ली। इस केस में रेडियस किसके बराबर होता है, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, अभी तो देखा ये थ्योरी। h क्या है, नदी का डेप्थ, वहाँ लिखे थे अपन, यहाँ बताइए। ऐसे मानिए आपको ये नदी ही मान लीजिए इसको, रिवर, और ये है वो रिवर का बॉटम जहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखी हुई है। तो क्या जो स्लैब की थिकनेस होगी वही रिवर के डेप्थ की तरह बिहेव करेगा क्या। अरे भाई यहीं तक ना स्लैब है, तो स्लैब का थिकनेस 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं कह सकते। एक तरह से यही है h की वैल्यू। तो गिवन क्वेश्चन में h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। म्यू किसकी होती थी, रिवर के वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ मतलब यही ना हुआ रिवर, मतलब ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 5/3, बस खत्म। r बराबर h की वैल्यू 8 बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर, बोले तो 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा 8 बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 8 बाय अंडर रूट एलसीएम 9, ये बन जाएगा 25 माइनस 9, ये बन जाएगा 8 बाय अंडर रूट 16 बाय 9, ये बन जाएगा 8 बाय 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये बन जाएगा 8, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इस पॉइंट सोर्स के कारण स्लैब के टॉप सरफेस पर जो कैसा लाइट कैसी इमर्ज हो रही है, बाहर कैसा आ रही है टॉप सरफेस पर लाइट, सर्कुलर रीजन बनाते हुए लाइट बाहर आ रही है। मतलब आप ऐसे सोचो ना कि वो जो सर बॉटम पे लाइट जल रही थी ना पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, उसके कारण तो स्लैब के टॉप सरफेस पे कैसा लाइट दिख रही है, मतलब लाइट बाहर निकलते हुए कैसी दिख रही है, सर्कुलर एरिया में वृत्ताकार क्षेत्रफल का वो लाइट दिख रहा है, मतलब वृत्ताकार क्षेत्रफल का, मतलब सर्कुलर एरिया जिसकी रेडियस कितनी थी r, तो वो r अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये जो पिछले टर्न पे एक टॉपिक थ्योरी बताई थी नोट डाल के, उसी पर ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा सुनिए, कहेगा क्या, एक नदी का डेप्थ समथिंग दे देगा, कुछ सेंटीमीटर है, कहेगा नदी के डेप्थ में मछली, मान लीजिए, या यूं दे देगा कि एक नदी के सरफेस से मछली इतने डेप्थ पे है, तो बताइए मछली पानी के सरफेस पे कितने एरिया तक देख पाएगी। सिंपल सी बात है, अगर ये मछली होगी तो मछली कितने एरिया तक देख पाएगी, वही सर्कुलर रीजन में ना देख पाएगी, जिस सर्कुलर रीजन का रेडियस कितना होगा, r बराबर h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे h दिया होगा म्यू दिया होगा, रेडियस निकाल लेंगे। तो ये रहा आपका वो जो पिछले टर्न पे अपन ने थ्योरी करी थी, उस पर एक और क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक कर लिया अपन ने। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, अपन ने इस चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं अपन क्या, रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो रिफ्रैक्शन एक प्लेन सरफेस में ही पहले नॉर्मली रिफ्रैक्शन देखा, फिर क्या देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों के एप्लीकेशंस, क्या क्या इनके उपयोग हैं, मतलब क्या क्या इनके कारण, क्या क्या इनके अनुप्रयोग हैं, किसका किसका, रिफ्रैक्शन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो चलिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
मतलब लाइट के रिफ्रैक्शन का कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, लाइट के रिफ्रैक्शंस का कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखते हैं अपन कि लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सी फिनोमिना हमारे नेचर में घटती हैं, वही क्या कहलाती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के अनुप्रयोग, अपवर्तन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्शन का पहला एप्लीकेशन है क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नाम तो सुना ही होगा आपने, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे का टिमटिमाना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे का टिमटिमाना, ये किसके कारण होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब कैसे होती है समझते हैं, देखिए ध्यान से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। वो तारा अपने को कैसा दिखता है, ट्विंकल दिखता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तारा क्यों टिमटिमाता हुआ दिखता है, इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझिए ऐसे, ऐसे समझते हैं अपन। मान लीजिए सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस है, क्या है हमारी ये अर्थ सरफेस, ये क्या है, अर्थ है, ठीक, अर्थ है ये। अर्थ के चारों ओर क्या होगी, एटमॉस्फेयर होगी, नहीं, अर्थ के चारों ओर क्या होगी, एटमॉस्फेयर होगी, ठीक। मान लीजिए स्टार्स यहाँ है, क्या है स्टार्स, यहाँ, ये रही स्टार्स। अब होगी क्या, ध्यान से समझिए, होगी क्या, इन स्टार्स से आती हुई लाइट पहले अपने अर्थ सरफेस पे ऐसे आएंगी। अभी ये लाइट कहाँ चल रही है पता है, वैक्यूम में। ये लाइट कहाँ चल रही है अभी, वैक्यूम में। वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा, तो ये वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ एयर आ गया मान लीजिए। तो वैक्यूम के तुलना में एयर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। मतलब वैक्यूम में ये लाइट बिल्कुल ऐसे आया अनडेविएटेड, मतलब जैसे एयर में आया, तो इसको मान लेते हैं अपन क्या, इसको मान लेते हैं अपन रेयरर मीडियम, और एयर में आया इसके तुलना में ये क्या हो गया, डेंसर। मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसको हमने रेयर के, एयर के तुलना में क्या बोला, रेयरर मीडियम, और एयर को क्या बोला, डेंसर मीडियम। क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल इन वैक्यूम के तुलना में थोड़े पास होते हैं। तो क्या लाइट कहाँ से आ रही है, रेयरर से डेंसर। पहले ध्यान से समझिएगा, रेयर से डेंसर। बताइए जिस पॉइंट पर गिरा इस पर क्या नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे अपन, रेयर से डेंसर आती हैं तो किधर बेंड करती हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर जाती हैं। तो अब क्या होगा, अर्थ सरफेस पर जो अपन होंगे तो अपने को तारा यहाँ दिखेगा, अपने को लगेगा तारा शायद यहाँ कहीं है। नहीं, पहली बात कि रियल में स्टार्स यहाँ है, मगर आपको क्या लगेगा, तारा दिखेगा यहाँ आपको। तो ये है एक्चुअल पोजीशंस ऑफ स्टार्स, जबकि ये है एपरेंट पोजीशन, आभासी स्थिति है स्टार्स की। आपको सबसे पहली, जैसे आप यहाँ होंगे तो आपको क्या लगेगा, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो आपको तारा यहाँ दिखेगा। अभी तो अपन ट्विंकलिंग का रीजन नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ ये पढ़ा कि एक्चुअल में स्टार्स यहाँ होती है, मगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये स्टार्स कहाँ दिखता है अपने को, यहाँ दिखता है। कोई दिक्कत, अब इधर आइए, अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए स्टार्स से बहुत सारी लाइट आ रही है, क्या हो रही है, स्टार्स से, ऐसे मान लीजिए स्टार्स से बहुत सारी लाइट आ रही है, ऐसे बहुत सारी लाइट आ रही है, ठीक है, बहुत सारी लाइट आ रही हैं तो हमको स्टार्स बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से समझिए क्यों ये ट्विंकलिंग करता हुआ अपने को दिखता है। ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो बाबू जैसे ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी डेंसिटी हर जगह अलग अलग होती हैं। क्या होती है, हर जगह अलग अलग होती हैं। तो हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए 5 लाइट आया, 5 लाइट में मात्र 2 का ही रिफ्रैक्शन हो पाया, मतलब वो
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और 2 का ही रिफ्रैक्शन हो पाया, बाकी का नहीं हुआ। तो आपको क्या लगेगा, 2 का रिफ्रैक्शन हुआ, आई 5, मगर 2 का ही रिफ्रैक्शन हो पाया, तो 2 के कारण ही ना ये स्टार्स का आपको इमेज यहाँ दिखेगा। तो स्टार्स मान लीजिए बहुत चमक रही थी, तो शायद उसके तुलना में अब कम चमकेगी। क्यों, रीज़न क्या है? अरे भाई, ये जो अर्थ के चारों ओर का एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर जो होती है हमारी अर्थ से जो ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो डिफरेंट, उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है हर जगह। कहीं रेयरर है, कहीं पास पास है मॉलिक्यूल्स, कहीं दूर दूर है, फिर पास पास है, फिर दूर दूर है, इस तरह का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मीडियम हर जगह क्या है, मतलब मीडियम के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हर जगह समान है, नहीं, हर जगह इसके मीडियम के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफर कर रही है, चेंज कर रही है। इस कारण से क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे सपोज मॉलिक्यूल्स पास पास थे और यहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, यहाँ मॉलिक्यूल्स पास पास है, यहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। इसके कारण से क्या होता है, जैसे ये लाइट आया, उनमें से मान लीजिए 2 का ही रिफ्रैक्शन हो पाया, तो 2 के, सोच लीजिए कहीं से आ रही है 5 लाइट आ रही हैं, मगर हमको 2 लाइट के कारण ही, मात्र 2 ही लाइट रिफ्रैक्शन हुआ, तो उस 2 के ही कारण ना आपको इमेज दिखेगा। ऐसे ये लाइट आ रही है, अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या हमको स्टार्स दिखता? नहीं दिखता ना, क्योंकि इस रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, तो मीडियम चेंज हो जाने के कारण यहाँ मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण अपने को स्टार्स दिख रहा है। अब मान लीजिए 5 में से 2 ही लाइट रिफ्रैक्शन किया, 3 लाइट रिफ्रैक्शन नहीं किया, तो इस स्टार्स की रियल में इंटेंसिटी, मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा थी, 2 के ही कारण रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। मान लीजिए जिसके कारण इंटेंसिटी कम हुई, फिर क्या हुआ, और ज़्यादा, इस बार मान लीजिए 5 के कारण रिफ्रैक्शन हो गया, तो फिर रोशनी पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर मान लीजिए यही 2 लाइट के कारण मात्र रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रोशनी कम हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे स्टार्स वही है, मगर अर्थ के चारों ओर के एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, जिसके कारण से वो स्टार से आने वाले लाइट का रिफ्रैक्शन हर एक जगह अलग अलग होता है। मतलब कभी 2 लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कभी 5 का हो जाएगा, कभी 7 का हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी लाइट का रिफ्रैक्शन कभी नहीं हो पाता। इसीलिए कभी कम लाइट, कभी ज़्यादा लाइट, कभी कम लाइट, कभी ज़्यादा लाइट, और ऐसा वो कंटिन्यूसली होता रहता है। इसलिए आपको वो क्या करता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। अरे भाई, इसी बल्ब को हम ऐसा, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है, तो डिम वोल्टेज, डिम अप, मतलब लाइट की वोल्टेज कम होती है, ज़्यादा होती, कम होती है, ज़्यादा, तो आपको लगता है ना ये चमक रहा है, ऐसे 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 टिमटिमा रहा है। तो इसी कारण, यही रीज़न है कि स्टार्स क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब अर्थ के चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हर एक जगह अलग अलग होती है। ऐसा नहीं यहाँ मॉलिक्यूल जितना पास पास है यहाँ भी वही उतना ही पास है, कहीं दूर है कहीं पास है, हर जगह मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी अलग अलग है। तो सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन के कारण वो एक्चुअल पोजीशन पे स्टार अपने को दिखाई नहीं देता है, कहीं और दिखाई देता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अब उस स्टार से आने वाली लाइट, मान लीजिए बहुत सारी लाइट आ रही है, उनमें से कुछ के कारण ही रिफ्रैक्शन हुआ, तो कुछ के कारण ही ना, जिसके कारण रिफ्रैक्शन हुआ उन्हीं के कारण ना इमेज बनता हुआ अपने को दिखेगा। तो मान लीजिए स्टार्स चमक रही थी बहुत ज़्यादा, उससे लाइट आई बहुत सारी, मगर 2 ही रिफ्रैक्शन कर पाई, तो उसी के कारण ना बस चमकती हुई दिखाई देगी। तो ज़्यादा रोशनी थी स्टार्स की, रियल में बहुत ज़्यादा रोशनी थी, मगर वहाँ से लाइट आई 5, अगर 5 हमारे आँख पे आ जाती तो हमको वो स्टार्स पूरी की पूरी चमकती हुई दिखाई देती जितनी की ओरिजिनली थी। मगर हुआ क्या, 5 में से 2 तो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट कर गया, जबकि 3 ही हमारे पे आँख पे आ पाया, या रिफ्रैक्शन के बाद 2 ही हमारे आँख पे आ पाया, तो 5 का 5 तो नहीं आया ना। तो जितनी ये चमकती हुई रियल में दिख रही थी, क्या इमेज इसकी उतनी चमकती हुई दिखेगी? नहीं, थोड़ी कम दिखेगी। फिर क्या होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसा करके, अरे जरूरी थोड़े है 2 करे, कभी 4 कर जाएगा, कभी 1 ही नहीं करेगा, कभी सब कर जाएगा, ऐसा होगा। इस कारण से कभी सारी लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, कभी कुछ लाइट रिफ्रैक्ट करेंगी, कभी आधी लाइट रिफ्रैक्ट करेंगी, इस तरह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उनके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट डेंसिटी होने के कारण रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप का होता है, जिसके कारण वो स्टार्स अपने को कैसा दिखता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। क्लियर है? ठीक है, ये पहला रीजन था किसका, सॉरी,
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये पहला एप्लीकेशन है किसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट एप्लीकेशन, हाँ नेक्स्ट, तो ये समझ में आया ना, पहला था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट, सुनिए क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहाँ डुबा के रखा हुआ है? पानी में। मान लीजिए ये एक रॉड है जो पानी में डुबा के ऐसे अपन ने रखे, पानी में ऐसे टेढ़ा रखा है, मान लीजिए पेंसिल को डुबा के या किसी रॉड को डुबा के रखा है। तो पता है ये आपको कैसा दिखेगा? ये आपको ऐसा दिखेगी, टिल्ट दिखेगी। ऐसे आपने सीधे रॉड को डाला पानी में, ऐसे सीधे डाला है, मगर वो रॉड आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिखेगी, थोड़ी घूमी हुई दिखेगी। रीजन क्या है सुनिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ओ है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब होगा क्या सुनिएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ से लाइट ऐसे गई, अब लाइट किधर से किधर जा रही है? डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर जाती है तो किधर बेंड करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो इधर होगा उसको क्या लगेगा? ये एंड यहाँ नहीं, यहाँ कहीं से आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये रॉड रियल में ऐसे थी ना, रियल में ऐसे थी, मगर आपको थोड़ी टेढ़ी दिखेगी, टिल्ट दिखेगी, मुड़ती हुई दिखेगी। इसका भी रीजन क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अरे भाई ये अभी ऐसे सीधी है ना, मगर आप जब बाहर में, मतलब आपने पानी में इस पेन को ऐसे डाला, ऐसे सीधा, मगर आप जब बाहर से देखेंगे ना तो ये आपको टिल्ट दिखेगी, ये मुड़ती हुई दिखेंगी। रीजन क्या है इसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन पानी में इमर्ज करते हैं तो वो कैसा सीन होता है? बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। कारण क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन सुनिए, तीसरा एप्लीकेशन क्या है? सनराइज, सनसेट। आपने ऐसा सुना होगा कि जो सूर्य उदय का रियल टाइम है, मतलब जिस समय रियल में सनराइज होती है, उस एक्चुअल टाइम से 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देने लगता है। और जब सूर्य अस्त हो जाती है, सनसेट हो जाती है, तो सनसेट के 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देता है। ठीक, इसका कारण क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रीजन क्या है सुनिए। मतलब कह रहे हैं कि सूर्य उदय होने का, मतलब सूर्य उदय होने का एक एक्चुअल टाइम होगा जो वास्तविक समय होगा, उससे मान लीजिए सपोज कि 5 बजे सुबह अपने को सूर्य उदय होने का समय दिया गया है कि 5 बजे सूर्य उदय हो जाएगा, मतलब सूर्य दिख जाएगा। मगर अगर एक्चुअल टाइम 5 बजे है ना सूर्य उदय होने का, तो उससे भी 2 मिनट पहले से ही अपने को सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, मान लीजिए शाम में 6 बजे सूर्य के अस्त होने का समय है, तो सूर्य अगर 6 बजे अस्त हो गया तो भी आपको 6:02 तक आपको वो सूर्य दिखाई देता रहेगा। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा, जैसे क्या होती है समझिए। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ पे अपन यहाँ होंगे, अर्थ पे इस पॉइंट पर एक अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसको अपन कहते हैं हॉरिजन। क्या कहते हैं इसको अपन? हॉरिजन बोलते हैं इसको, क्षितिज, हिंदी में क्षितिज कहते हैं, हॉरिजन। अब ध्यान से देखिए इधर, ये क्या है? हॉरिजन। हम अर्थ सरफेस पे यहाँ हैं। अब मान लीजिए सूर्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सोचिए, अगर सूर्य नीचे होगा ना बाबू ऐसे, तो ये सूर्य आपको दिखाई नहीं देगा। बोलिए क्यों सर? क्योंकि ये सूर्य से जो आने वाली लाइट है ये अर्थ से टकरा जाएगी, और अर्थ पे तो अपन यहाँ हैं, तो इससे आने वाली लाइट हमारी आँख तक आएंगी ही नहीं, तो सूर्य हमको दिखाई देगा ही नहीं। मगर होती क्या है? अर्थ के चारों ओर तो क्या है? एटमॉस्फेयर है। अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब यही लाइट, सूर्य से यही लाइट मान लीजिए हॉरिजन के बहुत पास है ये सूर्य, तभी ना अभी तक उदय नहीं हुआ है। क्योंकि हॉरिजन के ऊपर आ जाएगा सूर्य, तब तो अपने मान लीजिए यहाँ आ जाएगा अगर वो सन, तब तो आपको यहाँ से डायरेक्ट लाइट आती हुई दिख जाएंगी। मगर अभी क्या है?
अगर सूर्य उदय नहीं हुआ है मतलब हॉरिजन के नीचे है सूर्य, क्षितिज लाइन के नीचे है। अब देखिए क्यों आपको उदय होने से पहले ही 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखाई देने लगता है। सुनिएगा, मान लीजिए इस सूर्य से ये लाइट अब मान लीजिए यहाँ आई, ठीक है, यहाँ आई। अब ये क्या है, वैक्यूम है, इधर कहाँ हम एंटर कर रहे हैं, एयर में, मतलब रेयर से डेंसर में आ रहे हैं। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट रे बेंड करेंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये बेंड करती हुई लाइट लगेगी कहीं यहाँ से आ रही है और आपको सूर्य क्या लगेगा, यहाँ दिख जाता है। जबकि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुई है, मगर सनराइज के 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य यहाँ दिखाई दे देता है कि हाँ सूर्य उग चुका है, मगर रियल अभी उगा नहीं है एक्चुअल में। ये रीजन है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ये सन से लाइट यहाँ आएंगी, मगर रिफ्रैक्शन के कारण, अगर देखिए ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये लाइट सीधे की सीधे चली जाती, और जब ये थोड़ा और नीचे होता तो यहाँ आता तो लाइट जरूर, मगर ये इसको टकरा देता, ये अर्थ से टकरा जाता, अपने आँख तक पहुँच नहीं पाता। अपन तो यहाँ है ना, तो इसीलिए जब ये हॉरिजन के पास आता है, लगता है कि अब उदय होने वाला है सूर्य का, तो उस समय सूर्य से लाइट क्या होती है, इस अर्थ सरफेस पे आती है। तो जैसे इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो लाइट कहाँ से कहाँ आ गई, रेयर से डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। बेंड करती हुई लाइट इधर दिखेगी और आपको ये सूर्य यहाँ दिखाई देगा। इसलिए आप कहते हैं उदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य आपको दिखाई दे देता है। सेम ऐसा ही है अस्त होने के बाद। अस्त होने का क्या मतलब हुआ, अस्त हो जाने का मतलब यही ना हुआ कि सूर्य हॉरिजन के नीचे चला जाएगा तो अस्त हो गया, सूर्य हॉरिजन के ऊपर आ गया तो उदय हो गया। तो जब सन अस्त हो रहा होगा, मतलब जब सन सेट हो रही होंगी, तब क्या होगी उस केस में ऐसा होगा कि सूर्य फिर से कहाँ आ गया होगा, हॉरिजन के नीचे। सूर्य कहाँ आ गया होगा, सूर्य आ गया होगा हॉरिजन के नीचे। ये क्या है, ये जो अपन ने डैश बनाया, ये क्या है, अर्थ के चारों ओर का एटमॉस्फेयर। जैसे सूर्य हॉरिजन के नीचे आ गया, मतलब रियल में क्या है, तो एक्चुअल टाइम इसका सनसेट हो गया, मतलब सूर्य अस्त हो गया, मगर फिर से भी तो यहाँ से लाइट क्या होंगी, यहाँ आएंगी, फिर से रेयर से डेंसर आ रहे हैं, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी और सूर्य आपको अभी भी दिखाई देगा। मतलब अस्त हो चुका है फिर भी आपको 2 मिनट तक दिखाई देगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ तो मतलब 2 बात समझ में आई क्या, सूर्य उदय होने का जो वास्तविक टाइम है, जो रियल टाइम है, उससे 2 मिनट पहले से अपने को सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्य उदय होने से पहले राइज, मतलब सनराइज होने के 2 मिनट पहले से ही अपने को सूर्य दिखाई देने लगता है, और सनसेट के मतलब सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज और है, जब सूर्य पूरा का पूरा अपने को दिखाई दे देता है ना, तो उस समय आपको पूरा का पूरा गोल दिखाई देगा। और देखिएगा जब आप सनराइज से पहले जो दिखाई देता है, सुबह सुबह सनराइज के पहले जो दिखाई देता है 2 मिनट पहले, वो सूर्य आपको गोल नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा ओवल शेप का दिखाई देगा, चपटा दिखाई देता है, कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो कैसे, मान लीजिए सपोज ऐसे कि ये अर्थ है, ये सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, हॉरिजन से नीचे है, ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब इस पूरे सन हमको दिखाना है ना, तो सन के डायामीटर, मान लीजिए ये डायामीटर है, तो डायामीटर के एक एंड से इधर लाइट आएगी, एक एंड से इधर लाइट आएंगी, इसका रिफ्रैक्शन अलग होगा, इसका रिफ्रैक्शन अलग होगा, तो ये आपको लगेगा इधर से कहीं आ रही हैं और आपको ये चपटा दिखाई देगा। रियल में सन ऐसा था, मगर आपको कैसा दिखाई देगा, चपटा, ओवल शेप का, एलिप्टिकल शेप का दिखाई देता है। कब, मतलब वो सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक जो सूर्य दिखाई देता है, वो सूर्य कैसा दिखाई देता है, ओवल शेप का, अंडाकार। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये सबका रीजन क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो और भी होते हैं, मतलब ये जो बेसिक था, जो इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको बताया। तो क्या क्या है, पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा
किसी वस्तु को अपन ने पानी में या किसी लिक्विड में डुबाने पर वो कैसी दिखती हैं, टेढ़ी दिखती हैं या मुड़ी हुई दिखती हैं, कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा, सूर्य उदय, एक वास्तविक उदय होने से पहले, सूर्य के एक्चुअल सनराइज टाइम से 2 मिनट पहले ही सूर्य अपने को दिखाई देने लगता है। एक्चुअल सनसेट के बाद, एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक सूर्य अपने को दिखाई देता है और उस समय सूर्य अपने को ओवल शेप दिखाई देता है। इन तीनों रीजन का कारण क्या है, सॉरी, इन तीनों फिनोमिना का कारण क्या है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब क्या था, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब TIR का क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, TIR। मतलब TIR का क्या क्या एप्लीकेशन है? TIR का क्या क्या एप्लीकेशन है, ध्यान से समझिए। पहला, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। अब आपने देखा होगा हीरा जो होती है, डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बोलते उसको, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब सुनिए क्या होती है, डायमंड क्यों चमकता है इसको समझते हैं, रीज़न क्या है इसका। डायमंड हमारे नेचर में पाया जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है, हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में से डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। कितनी? 2.4 या 2.5 के अप्रॉक्सीमेट होता है। म्यू की वैल्यू 2.4 या 2.5 के अप्रॉक्सीमेट होता है। और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसी कारण से इसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होती है, 24.4 डिग्री। पहले ध्यान से समझ लीजिए, डायमंड हमारे नेचर में पाया जाने वाला वह नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है डायमंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे नेचर में जितना सब्सटेंस पाया जाता है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, हीरे का। और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इसीलिए इसकी क्रिटिकल एंगल सबसे कम होती है। आप अपन पढ़े थे ना ऐसा, साइन IC बराबर 1/μ। अगर म्यू सबसे ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी ना भाई। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। अब ध्यान से समझिए होती क्या है, कैसे TIR होता है जो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब क्या होता है, जो उस डायमंड को क्या किया जाता है, जो डायमंड अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है वो नहीं चमकता है, वो तो अपने को दिखेगा भी नहीं कि डायमंड है। उसको क्या की जाती है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसको रिफाइन करी जाती है, तब ओरिजिनल में जो डायमंड आता है वो भी नहीं चमकता है। अब सुनिए, डायमंड को इस प्रकार काटा जाता है, उसके सरफेस को इस प्रकार काटा या तराशा जाता है। मान लीजिए इस, अगर कभी देखा होगा, मौका मिला होगा, ऐसा सरफेस काटते हैं डायमंड को। कारण क्या है, ऐसा क्यों काटा जाता है? ऐसा काटने का रीजन है, सबसे पहले एक तो ये हो गया डायमंड, बाहर क्या होगा, एयर। तो एयर और डायमंड इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितनी होती है, 24.4। कल ही हमने आपको बताया था, हर एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे एयर ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होगी, ग्लास वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होगी, एयर वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होगी। उसी तरह डायमंड और एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होती है। कितनी होती है, 24.4। ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे कम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। इससे कम क्रिटिकल एंगल किसी इंटरफेस के लिए पॉसिबल नहीं है। और चूंकि इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम है, इसीलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नेचर में पाया जाने वाला वह सब्सटेंस बताओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो कहेंगे वो कौन है, डायमंड है। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे नेचर में पाए जाने वाले सारे सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, हीरे का। अब सुनिए, तो पहली बात ये है। दूसरी बात, इसके सरफेस को इस प्रकार काटा या तराशा जाता है, इस प्रकार कटिंग करी जाती है उनके सरफेस को, कि मान लीजिए सरफेस मतलब इस पर लाइट इंसिडेंट हुई किसी एक सरफेस पे, मान लीजिए यहाँ पे लाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, कोई दिक्कत,
जैसे यहाँ लाइट से मतलब यहाँ बल्ब जल रही है तो बल्ब से लाइट मान लीजिए एक सरफेस पे आई तो ये क्या होगा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए ये सपोज दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर गया, या ऐसा कहिए, ऐसा मान लीजिए ऐसे लाइट आया। अब ठीक है, रेयरर से डेंसर जाएगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हुए ये यहाँ आ गया, नहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। अब इस पॉइंट पर ये जो लाइट इंसिडेंट हुई इसका नॉर्मल के साथ इतना एंगल, उसको कटिंग ही ऐसे करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ना नॉर्मल के साथ वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अपने को क्या था याद कीजिए, क्रिटिकल TIR होने का दो कंडीशंस था, क्या क्या, पहली बात कि लाइट किधर से किधर जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, और कितने एंगल पे जाना चाहिए, तो जिस एंगल पे जाना चाहिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये काटना और तराशना उसको सब वो जो इसको काटता या तराशता है ना, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो जो भी इसका काम करता है, उसको ये टेक्नोलॉजी पता है कि कैसे काटेंगे तराशेंगे। इसलिए आप इस चीज़ की चिंता नहीं कीजिएगा, सर ये काटना तराशना अपन नहीं काट सकते इसको। जो काम ये करता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग लोग होते हैं ना, जिसका काम वही होता है, दिन रात वो वही करता है, तो उसको इसका मतलब वो साइंस पढ़ा हुआ है, मतलब इस प्रकार काटता है ताकि ये जो लाइट आया ना, ये वाली लाइट इस सरफेस पर, तो नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ी हो जाएगी, इस क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है। आप ही बता दीजिए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.4 डिग्री से बड़ी हो जाएगी तो क्या इस सरफेस पे TIR नहीं हो जाएगा, डेंसर से रेयरर जाते हुए लाइट TIR हो गया। फिर यहाँ ये लाइट गिरा, फिर यहाँ नॉर्मल, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, फिर यहाँ क्या होगा, TIR होगा। फिर ये लाइट इस सरफेस पे गिरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, फिर ये TIR हो जाएगा। तो आप ही बताइए, जितनी बार TIR होगा, मान लीजिए कितने बार TIR होगा, मान लीजिए जैसा सरफेस को कटिंग किया है उतनी बार TIR होगा। इसका मतलब उस बल्ब का, मान लीजिए ये बल्ब है, यहाँ बल्ब से रोशनी यहाँ आई, TIR के कारण एक बार TIR यहाँ हुआ, तो अगर हम यहाँ बैठे रहते तो एक बार बल्ब हमको यहाँ दिखाई देता ना, फिर दूसरी बार TIR यहाँ हुआ, 2 बार बल्ब दिखाई देगा, 3 बार 4 बार बल्ब जल रहा है एक ही, मगर आपको लगेगा ना जितना बार TIR हुआ है लगेगा उतना बल्ब जल रहा है। इस कारण से एक जलती हुई बल्ब की रोशनी का 10 गुना, जितनी बार TIR होगा उतनी गुना रोशनी आपको बाहर लगता है कि आ रही है, इसलिए आपको वो डायमंड क्या होता है, चमकता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। उस पर लाइट नॉर्मल पड़ रही है मगर आपको वो चमकता हुआ दिखा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि लाइट आ रही है किसी एक ही सरफेस से, जो भी लाइट आ रही है, लाइट आने का है कि बहुत सरफेस से आ रही है। मतलब अगर बल्ब जला दिया, ये डायमंड है, बल्ब जला दिया तो इस डायमंड के हर एक सरफेस पे लाइट किधर से भी आ सकती है। तो TIR होने के बाद वो कुछ ही सरफेस से लाइट बाहर निकलती है, TIR होने के बाद लाइट कुछ ही सरफेस से बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए मैंने इस क्लासरूम में 10 गेट लगा दिया है, 10 डोर लगा दिया है, 10 गेट से स्टूडेंट की एंट्री हो रही है इसमें और पूरा भर गया, ठीक। और जब हम निकाल रहे हैं ना, स्टूडेंट को जब बाहर कर रहे थे, 10 में से 8 गेट बंद कर दिए, 2 गेट से निकाल रहे हैं। तो बताइए जब स्टूडेंट लोग रूम में एंटर किया था तो उस समय गेट पर भीड़ दिखी थी क्या, नहीं, मगर जो 10 गेट से टोटल स्टूडेंट आया, अब उसको हम 2 ही गेट से निकालेंगे तो निकलते वक्त क्या ज़्यादा लोग आपको बाहर जाते हुए दिखेंगे क्या उस लोगों का भीड़ गेट पे ज़्यादा दिखाई देगा। वही चीज़ है, लाइट आ यहाँ सकती है किसी भी सरफेस से, मगर TIR के बाद कुछ ही सरफेस से वो बाहर निकलती हैं। तो लाइट आया हर एक सरफेस से और TIR के बाद किसी एक ही सरफेस से निकला तो वहाँ लाइट की इंटेंसिटी आपको ज़्यादा दिखेगी ना। कहाँ गया बहुत सारी लाइट, और आती हुई लाइट TIR करते करते 1-2 ही सरफेस से आ रही हैं, तो 1-2 ही सरफेस से उतनी लाइट TIR करने के बाद आएंगी तो आपको उस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा ही दिखाई देगी, वो ब्राइट ज़्यादा दिखाई देगी। यही कारण है कि डायमंड क्या होती है, स्पार्कलिंग करता है, चमकता है। कोई दिक्कत? ये क्या था, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्लियर है? तो ये था रीजन पहला। इसका क्या कारण है, TIR के कारण डायमंड कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड के चमकने का रीजन क्या है, TIR। दूसरा,
मिराज, मिराज, मृग मरीचिका, मिराज। देखिए क्या होती है, ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? गर्मी के दिनों में डिजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। डिजर्ट एरिया बोले तो रेगिस्तान में, राजस्थान में, मतलब जहाँ बालू का इलाका है वहाँ देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान सब में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो वो कैसा रीजन होता है, डिजर्ट रीजन होती है, रेगिस्तान का वो क्षेत्र होता है। और गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में नहीं, गर्मी के दिनों में ये वाली फिनोमिना दिखती है मिराज। अब होती क्या है समझते हैं। होता क्या है सुनिए, होती क्या है, गर्मी के दिनों में अब वहाँ रेगिस्तान वाला रीजन है तो वहाँ क्या होगा, सेंड होगा, सेंड ही होगा ना अर्थ के सरफेस पे। तो मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ सेंड है खूब ज़्यादा। दोपहर की बात कर रहे हैं तो दोपहर में सनलाइट पूरी की पूरी अर्थ के तो ऐसे होती है। अभी नहीं बताया था, ये अर्थ है, ये हॉरिजन है, तो जब सूर्य यहाँ आ गया तो हम कह देते हैं उदय हो गया, उदय होते 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 ये सूर्य यहाँ आ गया तो आप कहते हैं आफ्टरनून हो गया, दोपहर हो गया। तो उस समय लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है सन की अपने अर्थ पे। तो होती क्या है, दोपहर के समय में मान लीजिए, दोपहर के समय में मान लीजिए क्या होती है कि ये जो रेगिस्तान का एरिया है वहाँ बालू होता है, सेंट होती है। तो उस धूप के कारण, धूप की लाइट में बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसके कारण क्या होता है, वो बालू धीरे 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 गर्म होते जाता है। और जैसे धीरे धीरे गर्म होगा वो बालू, तो गर्म होने से क्या होगी, वहाँ के कांटेक्ट में जो एयर होंगी, जैसे उस बालू के कांटेक्ट में जो भी एयर होंगी वो एयर भी क्या हो जाएंगी, गर्म। अरे भाई यहाँ की बालू गर्म हुई तो इस बालू के कांटेक्ट में जो एयर है वो भी ना गर्म होंगी। और गर्म हवा ना हल्की होती है, इसीलिए गर्म हवा ऊपर उठना चाहती है। नहीं, हम लोग वेपर क्यों ऊपर उठना चाहती है, कारण क्या है, क्योंकि वो गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होती है, वो रेयर हो जाती हैं, इसीलिए वो ऊपर भागना चाहती हैं। तो जैसे यहाँ क्या होगा, गर्म होगा तो धीरे धीरे यहाँ का एयर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ का एयर भी इसके कांटेक्ट वाला, इस बालू के कांटेक्ट में जो एयर होगा वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म होता जाएगा। गर्म होने के कारण क्या हो जाती है, वो हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण वो एयर यहाँ से उठते हुए ऊपर जाने लगती है। कहाँ जाने लगती है, ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। अब एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। किसी सब्सटेंस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कुछ चेंज नहीं होगा। आंसर होगा बढ़ेगा। कारण सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज़्यादा या कम ये कैसे आप पता लगाते हैं, आप कहते हैं ना सर जिनके मॉलिक्यूल्स जितने पास पास होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स जितने पास पास होते हैं वो मीडियम उतना ही डेंस होता है। और हम कैसे पहचानते हैं सर वो मीडियम ज़्यादा डेंस है, चूँकि उसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं तो वो लाइट के स्पीड को कम कर देता है। तो याद कीजिए ना, म्यू बराबर c/v पढ़ा था, मतलब लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा, बाकी किसी और मीडियम में जिस मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, डेंस है, घना है, सघन है, तो क्या उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अगर लाइट की स्पीड कम होगी तो बताइए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। इसका मतलब म्यू का मान जितना ज़्यादा उतना पार्टिकल्स क्या होंगे, उतना पार्टिकल्स क्या होंगे, लाइट की स्पीड उसमें कम होगी। म्यू की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, म्यू की वैल्यू ज़्यादा तब होगी, म्यू की वैल्यू ज़्यादा तब होगी जब मीडियम क्या होगा हमारा, डेंस होगा, डेंसर मीडियम होगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए आपने टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास रहेंगे या दूर दूर भागने लगेंगे ना। और जब दूर दूर भागेंगे तो मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर भागे तो मीडियम कैसा हो गया, रेयर हुआ ना। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चूंकि गर्मी के दिनों में गर्मी इतना हो जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो बालू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बालू के कॉन्टैक्ट में जो एयर होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। बालू के कांटेक्ट में जो एयर होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए वो हल्की हो जाती है। तो यहाँ से हवा उठ करके, यहाँ की हवा उठ करके कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो आप एक चीज़ सोचिए, मान लीजिए पहले यहाँ जितना एयर था यहाँ भी उतने एयर था, अब क्या हो रहा है, यहाँ का एयर धीरे धीरे उठ करके यहाँ चला गया और यहाँ एयर की इंटेंसिटी कम हो गई, यहाँ अब एयर कम बचा। तो इसका मतलब कह सकते हैं सर इसके तुलना में यहाँ डेंस हो गया मीडियम, यहाँ रेयर हो गया।
क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल चला गया ना। अब मान लीजिए होता क्या है, ऊँट को देखने को ऐसा मिलता है, देखिए मान लीजिए ये खजूर का गाछ है, खजूर का, डिजर्ट एरिया में जनरली यही सब का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। अब होती क्या है, यहाँ मान लीजिए हम ऊँट से आ रहे हैं या ऊँट यहाँ घूमता हुआ आ रहा है, मान लो ये हम ही हैं सपोज, तो होगी क्या, सन की लाइट इस पे पड़ेंगी, ये लाइट क्या होगी, ये लाइट मतलब सन की लाइट इस पे पड़ेंगी, इसके पत्ते पर या इस वृक्ष पर पड़ेंगी, ये लाइट यहाँ से ऐसे आएंगी, एंटर करेंगी, तो बताइए इधर वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर ना, नहीं, चूंकि एयर मॉलिक्यूल यहाँ का भी उठ के ऊपर चला गया, तो ये मीडियम डेंस हो गया, ये रेयर हो गया, इधर रेयर हो गया। और ये ऐसे एंगल पे ये इंसिडेंट होती है, ये नेचुरल फिनोमिना है, देखा गया, साइंटिस्टों ने इसमें ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट करता है कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है। तो क्या यहाँ TIR हो जाएगा, और TIR होगा ना, तो यहाँ जो ऊँट पर बैठा हुआ आदमी है या ऊँट है, ऊँट तो बहुत ऊंचा होता है ना, तो उसको क्या लगेगा पता है कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो उसको ना ये वृक्ष ऐसे उल्टा हुआ दिखता, उल्टा दिखता है, उसको ये वृक्ष कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। तो इससे वो क्या लगाता है पता है, उसको लगता है अच्छा शायद इस गाछ का मतलब इस वृक्ष का इमेज उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब श्योर है यहाँ क्या होगा, पानी होगा, क्या होगा यहाँ पानी, तभी ना पानी में उसका इमेज दिख रहा होगा। अरे अगर इस गाछ के पास पानी रखेंगे तो पानी में एक इमेज बनेगा ना। तो इस ऊँट के समझ में क्या आता है कि अच्छा यहाँ इसका इमेज बन रहा होगा, इसका मतलब श्योर यहाँ पानी होगा। जैसे बेचारा ऊँट यहाँ आता है तो उसको पानी दिखाई ही नहीं देता है, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, उसके आंखों में धूल झोंका जाता है नेचर के अनुसार, बेचारे को पानी नहीं मिल पाता है। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, मिराज मृग मरीचिका। समझे कि गर्मी के दिनों में क्या होती है, जो सेंड होती है उसके पहले जो सेंड होती है वो गर्म हो जाती है, और सेंड के कांटेक्ट वाली एयर भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, और गर्म हवा क्या होती है, हल्की, तो वो हवा ऊपर उठ जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ मीडियम ऊपर के तुलना में रेयर हो जाता है, ऊपर मीडियम डेंसर हो जाता है। और जब लाइट डेंसर से रेयर आ रही होती है, ऐसे होता है कि ये I ग्रेटर देन IC होता है और TIR हो जाता है। TIR के कारण इसको क्या लगता है, ऊँट को या कोई भी आदमी को ये लगता है कि ये ऐसा उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब वो समझता है कि यहाँ पानी है, और जब आके यहाँ देखता है तो यहाँ उसको पानी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है, ये रीज़न है TIR के कारण ऐसा दिखाई देता है। क्लियर है। और है इसका एप्लीकेशन, इसका एक और एप्लीकेशन है। ये तो हो गया गर्मी के दिनों में कहाँ दिखाई देता है, ये डिजर्ट एरिया में, गर्मी के दिनों में डिजर्ट एरिया में दिखाई देता है। दो इसका और एप्लीकेशन है, वो बता ही दे रहा हूं, दो बता दे रहा हूं। देख, लूमिंग, जिस तरह मिराज होती है उसी तरह लूमिंग होती है। मिराज कहाँ देखने को मिलती है, डिजर्ट एरिया में, और गर्मी के दिनों में। लूमिंग कहाँ देखने को मिलती है, ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिनों में क्या होती है, अब सुनिए, जैसे मतलब ठंडी के दिनों में जम्मू कश्मीर सब में और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, बर्फ़ की बारिश होती है, तो ये सब होता है। तो होती क्या है, ज़्यादा ठंड पड़ा तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तब ना बर्फ़ जमने लगता है। तो इसका मतलब अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर होंगी वो भी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, मतलब वो इस बार गर्म नहीं होंगी, वो ठंडी होंगी, और ठंडी हवा हैवी होती हैं, भारी होती हैं, इसीलिए वो ऊपर नहीं उठेगी, नीचे रहेंगी। जबकि इसकी तुलना में इसके लेयर, इस एटमॉस्फेयर के लेयर में, एटमॉस्फेयर का लेयर ऐसा बहुत सारा है, मान लीजिए यहाँ वाला मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर में क्या होगा, थोड़ा कम डेंस होगा, इसके ऊपर में और डेंस, और कम डेंस, और कम डेंस। तो मतलब ऐसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे मीडियम ऊपर क्या हो जाती है, रेयर होती चली जाती है। तो ये जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में एयर है वो क्या हो जाती है, ठंडे दिनों में और ठंड हो जाती है। ठंड के कारण वो हवा क्या हो जाती है, वो हवा क्या हो जाती है, ठंडी हवा भारी होती है, इसीलिए वो ठंडी हवा यहाँ है ही, बाकी इधर का भी हवा वापस इधर आने लगता है। क्या हुआ इस बार ये डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर वाला मीडियम धीरे धीरे क्या हो गया, रेयर, ठंडी के दिनों में। अब वहाँ क्या होता है, ठंडी के दिनों में एक्चुअली जो भी घर बनी होती हैं तो उस पर क्या होती है, बर्फ़ जमा हो जाता है,
उस पर क्या होती है, बर्फ जमा हो जाता है, ठीक है। अब सनलाइट इस पे पड़ा, सनलाइट इस पे पड़ा इस घर पे, तो इस घर पे सनलाइट जैसे ऐसे पड़ा, मान लीजिए यहाँ, तो ये सनलाइट ऐसे जाएगी ऊपर डेंसर से रेयरर, और यहाँ ऐसे एंगल पे जाता है कि क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, और तो ये TIR हो जाता है। TIR के कारण यहाँ जो आदमी होता है उसको दिखाई देता है कि ये घर ना रियल में ऐसा है, ये कहाँ दिखाई देता है, ऐसा, इसको उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, लूमिंग कहा जाता है। सेम वही फिनोमिना है, कैसा, मिराज के तरह, बस मिराज में क्या था, वहाँ गर्मी के दिनों में होती है, लूमिंग कब होती है, ठंडी के दिनों में होती है। दोनों फिनोमिना लगभग सेम है। कारण क्या है दोनों का, TIR। किसके कारण ये होता है ऐसा, मिराज और लूमिंग किसके कारण देखने को मिलता है, लूमिंग मतलब TIR के कारण। एक जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो है, जो देखने को मिलता है, मतलब TIR का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होती है समझिए, ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला, बाल ऐसा पतला, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा मान सकते हैं, ऐसा क्या होती है, ऐसा एक पतला वायर होता है। इसको और क्या करते हैं, ये जो पतला वायर बना होता है इसको कहते हैं कोर, इसको क्या कहते हैं, कोर। और ये वायर चारों ओर से एक और पतले ही मटेरियल से क्या किया होता है, कवर किया होता है। ये पतली सी वायर है, इसके चारों ओर एक और कवर किया हुआ मटेरियल, मतलब एक डिफरेंट सब्सटेंस होता है जो इसको कवर करके रखता है। मान लीजिए ऐसा, ऐसा इसको बनाएंगे अपन, आपको फिगर दिखाया मैंने बहुत बड़ा, मगर समझिए बहुत पतली वायर है। बीच वाली दिख रही है एक सिलेंड्रिकल वायर, बीच वाली ये बहुत पतली है, और इसके बाहर एक और परत लगी हुई रहती है। तो अंदर वाले रीजन को कहते हैं, अंदर वाला जो पतला सा रेशा होता है उसको कहते हैं कोर, और बाहर जो उसके ऊपर आपने क्या किया है, ढका है उस पतले से, मतलब मान लीजिए ऐसे, इस बाल को आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक के वायर से, मतलब इस बाल से थोड़ा मोटे वायर को एक प्लास्टिक से पास कर दीजिए। आप समझ पा रहे हैं, पेन को समझ लो ना, पेन के अंदर जो रिफिल है उसको मान लो वो क्या है, कोर है, और पेन जो है वो जो कांच की बनी है वो क्लेडिंग है। तो इसमें दो चीज होती है, ये वाला जो है वो कोर कहलाती है, और बाहर से जो इसको ओवरलैप करके रखा है या इसको ढक के रखा है उसको क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। और ये जो अंदर वाला है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, क्लैडिंग से। अब होती क्या है, इसके जैसे ही एक सरफेस पर, इसके जैसे ही एक सरफेस पर लाइट आती है, हाँ, तो कैसे आया, रेयर से डेंसर, मान लीजिए ऐसे इस सरफेस पर ऐसे लाइट आया, रेयर से डेंसर जाएगा, क्योंकि पहले कहाँ लाइट एंटर करेगा, क्लेडिंग में ना, तो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और कोर का ज़्यादा है, तो रेयर से डेंसर गया तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया यहाँ। अब ये किस में है लाइट, ये लाइट किस में है, क्लेडिंग में, सॉरी कोर में, अंदर वाले में ना, कोर में। अब यहाँ नॉर्मल डालिए तो डेंसर से रेयर जा रहा है, कोर से क्लेडिंग में, तो डेंसर से रेयर, और ये जो एंगल होती है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होता है कि इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, फिर यहाँ क्या हो जाता है, TIR। फिर क्या हुआ, ये कोर पे गिरा, कोर से क्लेडिंग में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर, फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होता है कि यहाँ TIR हो जाता है, फिर से यहाँ नॉर्मल डाला, फिर ये कोर से क्लेडिंग में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयर में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है, फिर यहाँ क्या हो जाता है, TIR, ये इधर हो जाता है। इस तरह से देखिए क्या बार बार TIR होता है। इस कारण से अब समझिए इसका यूज़ क्या क्या है, ये कहाँ यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। हम लोग जो आजकल ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं ना, उसमें जो वायर होती है
ये वायर इसी का बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर का ही। ये ऑप्टिकल फाइबर जो अच्छे कंपनी की होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो हमारे ब्रॉडबैंड में उतना महंगी नहीं लगी होती है, मगर लगी होती है, इसी कारण वो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है कि इतना रुपया लगेगा सेटअप लगाने में, और बाद में कहता है आपको मंथली इतना इतना देना पड़ेगा शुरुआत। तो वो रियल में जो वो पैसा आपको ले रहा है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर का ही कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर का। इससे फ़ायदा क्या है सर? इससे फ़ायदा है कि ये ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा सोचिए कि ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का ऐसा सोचिए वायर है। क्या ऑप्टिकल फाइबर एक वायर है? इसकी सहायता से हम डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। बट सर वायर से भी तो होता था, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मगर ये वो वायर है ना जिससे अपन कोई भी सिग्नल हो, चाहे वो ऑडियो सिग्नल हो, चाहे वो वीडियो सिग्नल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल हो, हम इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से इन सारे सिग्नल को ज़बरदस्त स्पीड से हम एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। मतलब ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा केबल है, एक ऐसा वायर है जिसकी सहायता से हम किसी भी सिग्नल को लाइट के स्पीड से हम इस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कोई डेटा का लॉस नहीं होता है। काहे होगा लॉस भाई? सिंपल, यहाँ हमने लाइट को जो भी इंसिडेंट कराया, बार बार इसका हो क्या रहा है? TIR। और TIR में क्या लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती थी? नहीं ना। जो लाइट की इंटेंसिटी ओरिजिनली होती थी, बाद में भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटेंसिटी वही होती थी। तो यहाँ जिस इंटेंसिटी का लाइट यहाँ गिरा, बाद में रिसीवर को भी उतने ही इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग और भी, अच्छा आप कहेंगे सर ये तो लाइट के केस में आपने बताया, सर ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैसे भेज देगा ये? सुनिए, एक्चुअली होती क्या है, एक डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर। क्या होती है एक डिवाइस? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर को हिंदी में कहते हैं परांतरित्र। ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो किसी एक सिग्नल को, जैसे ये ऑडियो सिग्नल है ना, तो इस ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा लाइट में। मतलब मान लीजिए हमको इस ऑडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये ऑडियो सिग्नल है, हमने इसको किससे पास करा दिया? ट्रांसड्यूसर से, परांतरित्र से। ट्रांसड्यूसर से जैसे इसको पास कराया, फिर यहाँ क्या मिला अपने को? लाइट। बहुत तरह के होते हैं ये ट्रांसड्यूसर। फिर इस लाइट को किससे पास कराया? ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर से जैसे इस लाइट को पास कराया, तो फिर से बाद में भी आपको तो लाइटें ना मिलेगा, फिर इस लाइट को किससे पास करा दिए? ट्रांसड्यूसर से। और फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर लिए किसमें? ऑडियो में। तो जो ऑडियो अपन भेजे थे वही ऑडियो बाद में भी अपने को रिसीव भी हो गया। बात समझ में आया? तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इस किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए कम समय में बेटर स्पीड से, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से, इसीलिए ना आजकल का जो ब्रॉडबैंड आ रहा है उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। कारण क्या है? ये ऑप्टिकल फाइबर उसमें यूज होता है, डेटा का लॉस नहीं होता है। पुराना ज़माना में जो, सॉरी पुराना कह रहे हैं, वो जो छतरी उतरी वाला होता है उसमें क्या होता है, वो कहेगा कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं, मगर आपके पास आते आते वो स्पीड कम हो जाती है, आप उतना स्पीड उसमें यूज़ नहीं कर पाते हैं। 100 Mbps पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो रीज़न क्या है? ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रिक, किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह संचार के माध्यम में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, इसका और भी यूज है, डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं एंडोस्कोप में। एंडोस्कोप एक चेक होती है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड होती है ना, उसी तरह से एंडोस्कोप भी एक डॉक्टर के लिए एक चेक होता है। जब हमारे पेट के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है और डॉक्टर क्लियरली उसको नहीं देख पाता है या क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाता है कि पेशेंट के पेट में क्या बीमारी है, तब वो एंडोस्कोप करता है। एंडोस्कोप में क्या होती है, एक पतली सी पाइप लाइट पेट के अंदर डाला जाता है और यहाँ से लाइट मारते हैं उसमें। तो लाइट जब मारा तो उस लाइट का कोई लॉस होगा, जो लाइट आपने यहाँ से दिया वही लाइट आपको अंदर दिखेगा, और कैमरे के द्वारा पूरे पेट का आपको पूरा का पूरा फिगर दिख जाता है, जिससे डॉक्टर इजीली पता कर पाता है कि पेट का कौन सा रीजन, कौन सा पार्ट इफेक्टेड है, कौन सा पार्ट डैमेज हो गया है। इस तरह से वो इजीली उस पर
उसका इलाज कर पाता है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हमारे डेली लाइफ में आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है कि एक सिग्नल को दूसरे जगह भेजने के लिए कि उसमें कोई डेटा का कोई लॉस भी नहीं हो और स्पीड भी ज़्यादा से भेजा जाए, तो किसका यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। काहे इसका यूज होता है? क्योंकि क्यों इसमें लॉस होता नहीं है और बेटर स्पीड से जाता है? क्योंकि इसमें यूज किसका मतलब कौन से फिनोमिना का यहाँ एप्लीकेशंस है? तो ये एप्लीकेशन है किसका? TIR का। तो ऑप्टिकल फाइबर किसके कारण से ये इतने अच्छे से काम में आता है, हमारे उपयोग में आता है? तो ड्यू टू TIR होता है, इसको ऐसा बनाया ही जाता है, वो अंदर वाले कोर को इस तरह से बनाया ही जाता है कि बार बार क्या हो? TIR हो और डेटा का ना तो लॉस हो और डेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से, बेटर स्पीड मतलब लाइट के स्पीड के बराबर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। तो ये रहा ऑप्टिकल फाइबर का यूज़। तो आज अपन ने क्या क्या देखा? आज अपन ने देखा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में, किसका एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या था? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे का टिमटिमाना। फिर क्या था कि किसी वस्तु को जब हम पानी में या किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो वो हमको टेढ़ी दिखाई देती है, कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। और क्या था कि सूर्य उदय से, वास्तविक सूर्य उदय से और वास्तविक सूर्य अस्त के बाद भी, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले भी हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। और जिस सूर्य उदय से पहले जो सूर्य दिखाई देता है और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक जो सूर्य दिखाई देता है, वो सूर्य कैसा दिखाई देता है? ओवल शेप का, अंडाकार। कारण क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ TIR का एप्लीकेशन क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। दूसरा क्या पढ़ा? मिराज। तीसरा क्या पढ़ा? लूमिंग। चौथा क्या पढ़ा? चौथा पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर। तो ये सारा एप्लीकेशन था किसका? रिफ्रैक्शन का और TIR। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, अभी आप दोनों एक साथ पढ़े हैं, आपसे पूछेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसके कारण से होता है? तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा TIR के, किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है। मिराज किसके कारण होता है? TIR के कारण। ऑप्टिकल फाइबर TIR। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का क्या कारण है? TIR। कोई दिक्कत? आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे अगले क्लास में अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।